वेलकम टू हिस्ट्री साइंस एकेडमी। और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल रहेगा इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। एक्चुअली हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके अलावा प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक, एक बहुत शॉर्ट रिवीजन हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद में हम अपने एग्जैक्ट मेथड की तरफ में चलेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बोला कि सिंपल सा टेक्निक है, इट इज़ द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सैंपल। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर गिवन सैंपल का स्ट्रेंथ या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, ये टेक्निक को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, अब ये गिवन सैंपल क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने अपनी लैब में 0.1 मोलर NaOH बनाया। ये NaOH ही मेरा गिवन सैंपल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे स्टैंडर्डाइज करना है और इसका स्ट्रेंथ मालूम करना है। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने 0.1 नॉर्मल NaOH बनाया है। ठीक है, बट मुझे ये क्रॉस चेक करना है, ये अश्योर करना है कि यस ये 0.1 मोलर ही बना है, ये 0.1 मोलर से कम या 0.1 मोलर से ज़्यादा नहीं बना। तो इसमें ये जो 0.1 मोल्स आप देख रहे हो, इसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस हम बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ को अश्योर करना, कंफर्म करना कि उतनी ही स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बना है या नहीं बना है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स भी होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स भी होते हैं, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज क्लासिकल मेथड्स भी होते हैं और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्लासिकल मेथड्स में हम टाइट्रेशंस की हेल्प लेते हैं। हमको हमारे सिलेबस में टाइट्रेशंस दिए हुए हैं, हम उसके एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक, तो मुझे ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो 0.1 मोलर बना है या नहीं बना। रीज़न सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि NaOH कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल नहीं है। ठीक है सर, ये क्या होते हैं? तो मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ कि क्या होते हैं। ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन मैं कैसे करूँगा? तो मैं उसको रिएक्ट करवा के देखूंगा किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल के साथ में। ठीक है, तो वो मुझे बताएगा, जब मैं ये रिएक्शन करवाऊंगा और मैं कैलकुलेशंस करूंगा, तो बाय रिएक्टिंग इट कैन बी डन, मतलब मैं इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकता हूँ बाय रिएक्टिंग इट विथ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मैं किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ में उसको रिएक्ट करवाऊंगा, ऑब्वियसली क्वांटिटेटिवली करवाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मुझे कुछ तो भी एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? स्टैंडर्डाइजेशन कर सकता हूँ। जो सॉल्यूशन बना है इसको मैं क्वांटिटेटिवली रिएक्ट करवाऊंगा, किसके साथ में? प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, थ्योरी अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे अपन एग्जाम्पल लेंगे, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, और इसी से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड जो है लेक्चर मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम बना चुका हूँ, जिसमें हमने प्रॉपर एग्जाम्पल्स ली थी। हमने पैरासीटामोल का एग्जाम्पल उसके अंदर में लिया था, बट हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा सा लेंदी सा रहे तो उन लोगों के लिए ये जो मेथड है ये ज़्यादा इजी हो सकता है। चलिए ठीक, आगे हम बात करते हैं कि ये मेथड क्या होता है। ठीक, तो हमने बोला कि मैंने सॉल्यूशन बनाया है, NaOH कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसकी वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? तो हमने बोला कि भैया प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल्स और प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस वो होते हैं जो हाईली प्योर होते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी और क्या होती है खास बात? इसकी एक और ख़ास बात रहती है कि ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर में, लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर में ये अपना फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर देते। जैसे NaOH जो है वो अनस्टेबल है, वो पैलेट्स के फॉर्म में होता है, आप उसको निकालो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे ही आप NaOH के पैलेट्स को निकालोगे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ठीक, एंड देन वो अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो देगा।
ठीक, यही रीज़न है कि वो जो NaOH सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो प्रॉपरली 1 मोलर बना या नहीं बना, ये मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने NaOH निकाला और 5, 10, 15 मिनट वो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहा, ठीक है, तो उस 5, 10, 15 मिनट में क्या हुआ, वो NaOH के पैलेट्स ने आसपास से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी प्यूरिटी कम हो गई। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में एक फ्रेश NaOH के पैलेट मैंने निकाला और इंस्टेंटली उससे सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, तो दोनों से बनाए गए सॉल्यूशंस के अंदर में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि भाई NaOH जो है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है या प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल नहीं है। और इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ में, प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल के साथ में, जो प्योर होते हैं, जो स्टेबल होते हैं। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये रेडिली, ठीक है, एंड कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, यूजुअली वाटर के अंदर में। ठीक है, यूजुअली वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे ही पानी में डाला कंप्लीटली घुल जाएंगे और जल्दी से घुल जाएंगे। NaOH को पानी में घुलने के लिए समय लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेता हूं तो या ज़्यादा प्राइमरी स्टैंडर्ड केमिकल लेता हूं तो वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी से क्या होता है, पानी के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ये रीज़न है कि हम उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करते हैं या स्टैंडर्डाइज करवाते हैं। ठीक, तो सर प्राइमरी स्टैंडर्ड जो रहते हैं उनका भी स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या, तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर में ये प्रॉपर्टीज़ होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड ले लेते हैं। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड का 1 मोलर सोल्यूशन बनाता हूँ तो ये सोल्यूशन मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की ये प्रॉपर्टीज़ है, NaOH की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ठीक, सो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। हाँ, एरर्स ज़रूर आ सकते हैं, उससे रिलेटेड अपन बात आगे जब हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ओके, और डिटेल जो है वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, ये जस्ट एक शॉर्ट रिविजन है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक, तो ये जो NaOH में बना रहा हूँ ना, ये अपने आप में एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस विच आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, दोज सॉल्यूशंस विच आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये NaOH है जिसका प्योरिटी मेरे को नोन है, लेकिन कब नोन है, जब ऑलरेडी मैं उसका क्या करूंगा, स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूँगा कि अभी ये जो NaOH है ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, मैं अपनी बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने क्या किया, मैंने अपनी लैब में 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, क्या अभी इस सॉल्यूशन को मैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल सकता हूँ क्या? नहीं, अभी ना तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है और ना ही ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो सर इसको बोलेंगे क्या? तो अभी मैं सिर्फ इसको सैम्पल सॉल्यूशन बोलूँगा। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनेगा कब, जब मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में इसका स्टैंडर्डाइजेशन करवाऊंगा, ये कंफर्म करूंगा कि उसका मोलैरिटी 0.1 मोलर ही है या नहीं है, या कितना है, एग्जैक्ट मोलैरिटी, ट्रू वैल्यू कितनी है, वो मुझे पता चलेगी, तभी मैं उसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंसीडर करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लेट मी इरेज दिस। ग्रेट, ठीक है, सो अब हमारा जो एम है, जो टारगेट है, वो है, जो टारगेट है हमारा वो है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, मुझे 0.NaOH सॉल्यूशन पहले तो प्रिपेयर करना है, बाद में उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 चलते हैं। पहले बात करेंगे हम प्रिपरेशन की। तो मोलैरिटी वाला पॉइंट जो है वो आपने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो वो मोलैरिटी की सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब जैसा मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या था, तो हम बोलते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने पड़ेंगे।
नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहता है भैया? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वो सोल्यूट का वेट कितना है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब कितना ग्राम आप ले रहे हो और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये चीज़ आपको जो है उसके अंदर में मालूम होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं कितना ग्राम ले रहा हूँ, ये अगर मेरे को मालूम होता तो मैं इतनी झंझट करता ही क्यों। तो वेट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं और वो होता है भैया वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मोलैरिटी, मतलब कितना मोलर सॉल्यूशन जो है वो आपको बनाना है वो इनटू मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू यहाँ रहेगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, मतलब कितना बनाना है आपको वो सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, कितना, तो 1 लीटर, ठीक है, तो ये 1 लीटर यानी 1000 ml मैं यहाँ डालूंगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन 1000, ठीक, तो ये फॉर्मूला है। अब मैं इसमें वैल्यूज डालता हूँ, वैल्यू क्या है, मुझे कितना मोलर सॉल्यूशन चाहिए, तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए, मैंने वो लिख दिया। मोलैरिटी कितनी है भैया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, इसका क्या कहते हैं इसको, के आपके NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40, ठीक है, एंड देन इसके बाद में हम लिखेंगे मुझे कितना चाहिए, 1000 ml चाहिए अपॉन 1000, ठीक है, ये वैल्यूज कट गई, बचा क्या, 0.1 इंटू 40 इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है NaOH का, कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है 0.1 मोलर NaOH का, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वुड नीड 4 ग्राम्स ऑफ NaOH टू बी डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर। तो मैं 4 ग्राम NaOH के पैलेट्स लूंगा और इसको मैं डिजोल्व करूंगा किसके अंदर में, वाटर के अंदर में, ठीक। सो आई होप कि आपको ये बात जो है यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे बनाना है वो तो मुझे मालूम पड़ गया। सो बाय दिस मेथड मैंने क्या किया, 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक। तो आपका एक जो स्टेज है, एक जो स्टेप है वो तो कंप्लीट हो गया प्रिपरेशन का। सेकंड जो स्टेप आता है वो है भैया स्टैंडर्डाइजेशन का, कि अब आप इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे। तो याद रखिए हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी पढ़ा था कि अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, मतलब डिपेंड करता है कि वो जो सॉल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो वो एसिड है, बेस है, किस टाइप का रिएक्शन उसके अंदर में होने वाला है वो टाइट्रेशन के अंदर में, उसके हिसाब से हम प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक। एज पर दिस एग्जाम्पल इज कंसर्न NaOH एक बेस है, ठीक है, तो मैं उसको ऑब्वियसली रिएक्ट करवाऊंगा एक एसिड के साथ में, ठीक। और प्राइमरी स्टैंडर्ड एसिड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है PHP यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। मैं ये इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम जो है ये रिएक्शन को आगे कंटिन्यू देख सके, COOH और ये होगा COOK, ठीक है। ठीक, तो ये है हमारा PHP जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। ये है भैया हमारा PHP यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब हम NaOH को स्टैंडर्डाइज करते हैं किसके साथ में, PHP के साथ में। तो हमारा पहला स्टेज हो गया, हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया। कैसे बनाया, तो मैंने आपको बताया कि मैंने 4 ग्राम NaOH लिया, ठीक है, और इसको 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर में ऐड कर दिया। डायरेक्ट ऐड कर देते क्या, नहीं,
ठीक है। 4 ग्राम लेंगे, उसको 100 ml 150 ml NaOH में डालेंगे, ठीक से घुला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। जब वो पूरा सा मिल जाएगा तो फिर धीरे 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 करके अपन उसको कहाँ तक लेकर जाएंगे, 1000 ml तक की उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रिपरेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैं यूज करूंगा किसको, PHP को। तो मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पे मैं एक नॉन एंड एक्सेस क्वांटिटी, याद रखो, नॉन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ PHP लूंगा। नॉन क्वांटिटी मतलब मुझे मालूम है मैं कितना ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 1 ग्राम PHP ले लेता हूं। ठीक है, इस 1 ग्राम PHP को मैं डालता हूं 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर में। ठीक, 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर में मैं उसको डालता हूं। ठीक है, प्लस अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको सोनिकेट करता हूं, या साधारण सी भाषा में सोनिकेटर तो एक मशीन होती है, ठीक है, जो मैग्नेटिक स्टरर टाइप की मशीन होती है। ठीक है, तो या फिर उसी को भी आप सोनिकेटर बोल सकते हो, या सिंपली आप स्टर कर लो। ठीक है, अगर अपने पास में वो ऐसा बहुत प्रॉपर सेटअप नहीं है तो बढ़िया उसको स्टर कर लेने का, 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए उसको स्टर कर लो, आपका सोल्यूशन जो है वो रेडी है। ठीक, अब ये जो हो गया, ये हो गया मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन PHP का। अब इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ में, अपने NaOH सोल्यूशन के साथ में जो मैंने बनाया है। अब कैसे होगा टेक्निक, तो वो देखो, याद रखो, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है। ठीक, अब इस सॉल्यूशन में एक और चीज है, मैं ऐड करूंगा फेनोल्फ्थेलीन। स्पेलिंग चेक कर लेना। फेनोल्फ्थेलीन जो रहता है, आपको मालूम है कि ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये एसिड बेस्ड इंडिकेटर है। इससे रिलेटेड बात अपन आगे वाले चैप्टर्स में, टॉपिक्स के अंदर में करेंगे। इंडिकेटर का काम क्या होता है, तो ये बताता है कि एंड पॉइंट कब आ गया। एंड पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अपना हमने क्या लिया, हमने 1 ग्राम PHP ले लिया। ठीक है, अब ये 1 ग्राम PHP को मैं रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ में, NaOH के साथ में। कैसा, तो ये PHP को मैं ले लूंगा कोनिकल फ्लास्क में, 15 ml PHP लेके उसमें फेनोल्फ्थेलीन डाल के, वो सब 1 ग्राम PHP लेके 15 ml डिस्टिल्ड वाटर और थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप फेनोल्फ्थेलीन डाल के मैंने उसको प्रॉपरली सॉल्यूशन तैयार कर लिया। किसके अंदर में, तो एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर में। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ब्यूरेट यूज कर रहा हूं। ठीक है, ब्यूरेट में मैं एक सॉल्यूशन लूंगा। ब्यूरेट में रहेगा मेरा टाइट्रेंट यानी NaOH। कौन सा NaOH, 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, कितना लूंगा, तो मैं यूजुअली उसको 100 ml ले लूंगा। ठीक, और अंदर क्या है अपना, अंदर है अपना 15 ml PHP प्लस फेनोल्फ्थेलीन। इंडिकेटर लिखता हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ PHP प्लस इंडिकेटर है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, NaOH डालता जाऊंगा, वो PHP के साथ में रिएक्ट करता जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे जैसे मैं इसको डालते जाता हूं, यहां से क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है और यहां से H पॉजिटिव आयंस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयंस जाते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस के पास में। ठीक, ये हाइड्रोक्सिल आयंस और ये H पॉजिटिव आयंस दोनों साथ में निकल जाते हैं, बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। बचा क्या, तो आपका ये सब्सटेंस बचा था। ठीक है, जिसमें ये COO पोटेशियम और ये रहता था COO नेगेटिव। जैसे यहां से H पॉजिटिव आयन हट गया, यहां किसी कैटायन की जरूरत थी, तो यहां से जो कैटायन निकला, जब NaOH डिसोसिएट हुआ तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव निकला, ये OH ये H मिलके वाटर बना के निकल गए। ये सोडियम जो है ये गया COO नेगेटिव के पास में और जाके लग गया। तो आपको रिजल्ट में क्या बना रे भाई, ये बना पोटेशियम सोडियम थैलेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है इस तरह से। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ठीक है, अपन ने कितना, हम लोग ने 1 ग्राम PHP लिया था। ठीक, मान के चलते हैं कि 1 ग्राम PHP के अंदर में 500 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 1 ग्राम PHP के अंदर में 500 PHP के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इन 500 PHP के मॉलिक्यूल्स में क्या कर रहा हूं मैं, रिएक्शन आप देख रहे हो 1:1 का चल रहा है ना, मतलब एक PHP के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, एक NaOH के मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि रिएक्शन में कहीं पे भी हमने ऐसा 2-3 कहीं पे लगाया नहीं है, मतलब 1:1 का रिएक्शन है।
ठीक है। तो एक पीएचपी का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है एक NaOH के साथ में, है ना। देखो ये एसिड है, ये बेस है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन भी चल रहा है, ठीक। बाद में अपन बात करेंगे उससे रिलेटेड, जब हम प्रॉपर एसिड बेस टाइट्रेशंस देखेंगे मैं तब भी आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये जो कोनिकल फ्लास्क मैंने लिया था इसमें क्या था पीएचपी, और पीएचपी क्या है भैया, एसिड है, मतलब पीएच कैसा रहेगा, पीएच होगा एसिडिक, ठीक है। और एसिडिक पीएच में जब मैं इंडिकेटर डालता हूं खासतौर पे फेनोल्फ्थेलीन की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करते हैं। तो फेनोल्फ्थेलीन जब एसिडिक पीएच में होता है तो कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस। तो मेरा जो पूरा सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा दिखेगा, कलरलेस। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में क्या है आपका फेनोल्फ्थेलीन पीएचपी का सॉल्यूशन है, कितना है 15 ml, याद रखो, ठीक है। और इसमें मैंने क्या डाला था, इंडिकेटर डाला था। और अभी क्योंकि वो एसिड है तो पीएच कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, ठीक है, एसिडिक रहेगा। अभी तक मैंने NaOH नहीं डाला तो पीएच जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। और मैं बोलता हूं कि एसिडिक पीएच में इंडिकेटर कैसा है, कलरलेस है। इंडिकेटर का काम होता है कि कब रिएक्शन खत्म हो गई ये बताना, यानी एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन बताना, ठीक है। अब यहां मान लो कि 500 मॉलिक्यूल्स हैं पीएचपी के, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, ब्यूरेट के थ्रू NaOH डाल रहा हूं, ठीक। मैं जैसे जैसे NaOH डाल रहा हूं, मतलब NaOH के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो मान लो मैंने पहले 10 ml NaOH डाला, इस 10 ml में एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इस 10 ml में 100 मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स इन 10 ml। मैं टाइट्रेट कर रहा हूं, मैंने डालते 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 कितना डाल दिया, 10 ml तक डाल दिया, ठीक है। जब मैंने 10 ml डाल दिया तो अब आफ्टर एडिंग 10 ml, याद रखो 10 ml डालने के बाद में, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 10 ml के अंदर में 100 मॉलिक्यूल्स है, एग्जांपल है, ठीक है। 10 ml NaOH में 100 मॉलिक्यूल्स है और 15 ml PHP के सॉल्यूशन में कितने, 500 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने NaOH डाला, ये 100 मॉलिक्यूल ये 500 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और बनेगा क्या, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। क्लियर हो रही है बात। और बचे कितने, 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएचपी, ठीक है। तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी भी पीएचपी बाकी है। फिर मैंने और 10 ml NaOH डाला, ठीक है, और 10 ml NaOH डाला, तो अब जो 400 बचे थे उसमें से और 100 रिएक्ट कर गए, ठीक है, और 100 मॉलिक्यूल पीएचपी के कम हो गए, और क्या बन गए, और 100 मॉलिक्यूल्स इधर बन गए, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ऐसे करके मैं NaOH डालता जा रहा हूं। तो याद रखो NaOH तो बेस है, तो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे बेस डाल रहा हूं। किस में डाल रहा हूं, एसिड के अंदर में डाल रहा हूं। तो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो फिर पीएच कैसा होता जाएगा, न्यूट्रल की तरफ आता जाएगा, है ना। पीएच जो है वो बढ़ता जाएगा, एसिडिटी से हटके न्यूट्रल की तरफ आता जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल की तरफ आता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसे आएगा जहां पर पूरे 500 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो 15 ml पीएचपी था मेरा, इसमें अब एक भी पीएचपी का जो मॉलिक्यूल है वो नहीं बचा, ठीक है। तो अब यहां पर पीएचपी जो है, पीएचपी खत्म हो गया, पूरा पीएचपी रिएक्ट हो गया। आपने इतना NaOH डाला कि सारा पीएचपी रिएक्ट हो गया, और यहां पर बेटा 500 ml या 500 मॉलिक्यूल्स इसके बन गए, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जितना पीएचपी जितना एसिड उतना बेस आ गया, मतलब आपका पीएच क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब अगर मैं NaOH डालता हूं तो क्या वो रिएक्ट करेगा कि पीएचपी के साथ में, सर नहीं, क्यों, क्योंकि पीएचपी का मॉलिक्यूल ही नहीं बचा, ठीक है। तो अब अगर मैं NaOH डालता हूं तो वो NaOH बनकर ही रह जाएगा, ठीक है। वो पीएचपी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि पीएचपी बचा ही नहीं है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन के अंदर में बेस की जो वैल्यू है, यानी NaOH का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। NaOH का लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब पीएच भी क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है, बेसिसिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही पीएच बेसिसिटी की तरफ गया, ये जो फेनोल्फ्थेलीन आपने डाला था ये हो जाएगा पिंक कलर का, ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग मेथड से काम करते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे आपको,
फेनोल्फथालीन ऐसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही पीएच गया बेसिक साइड में, फेनोल्फथालीन जो है उसने अपना कलर चेंज कर दिया। जैसे ही फेनोल्फथालीन का कलर चेंज हुआ, आपको मालूम पड़ गया कि एंड पॉइंट आ गया है, जितना पीएचपी मैंने यूज किया वो सब NaOH के साथ में रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। सर ये सब करने का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि अगर मैं मालूम कर लूं कि कितना पीएचपी रिएक्ट हुआ, तो मैं ये मालूम कर सकता हूं कि कितना NaOH था, यानी मैं मोलारिटी स्ट्रेंथ ऑफ NaOH मालूम कर सकता हूं। कैलकुलेशंस में आपको आगे बताता हूं। ये पॉइंट आपको पता, होपफुली कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये है रिएक्शन और इस तरह से काम होता है, ठीक। प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन हमने इस तरह से बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, अपनी ब्यूरेट के अंदर में NaOH लूंगा, ठीक है। डायरेक्ट लेते कि अपन नहीं, पहले ब्यूरेट को हम पानी से, डिस्टिल्ड वाटर से साफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, तो मैंने 1000 ml सॉल्यूशन बनाया था, उसमें से 20-30 ml में सॉल्यूशन ले लूंगा और ब्यूरेट को मैं रिंस करूंगा पहले। NaOH मतलब टाइट्रेशन शुरू करने से पहले 20-30 ml NaOH लेके मैं पूरी ब्यूरेट को अच्छे से क्या करूंगा, उससे रिंस कर लूंगा। मतलब कि ब्यूरेट का एक एक पार्ट जो है वो गीला हो जाना चाहिए, किससे? NaOH से, ठीक है। सर ऐसा क्यों? तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एक सूखा ग्लास लिया, उसमें आपने 100 ml पानी डाला और वो पानी आपने पी लिया, तो क्या आपने पूरा 100 ml पानी पिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लास की जो सरफेस है उस पर अभी भी पानी के कुछ ड्रॉप्स बाकी है। क्यों? क्योंकि आपने सूखा ग्लास लिया था। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या कर सकता है, ये एरर जनरेट कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि एरर्स कम से कम रहे, ताकि हमको रीडिंग्स जो है वो प्रॉपर से प्रॉपर मिले, ठीक है। मतलब ट्रू वैल्यू के नज़दीक जाना चाहते हैं हम, एक्यूरेसी के नज़दीक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है कि वो पहले तो पानी से धोया, उसके बाद में मैं NaOH से पूरा ब्यूरेट साफ करूंगा, धोऊंगा, ठीक है, ताकि ब्यूरेट के एक एक पार्ट पे क्या लग जाए, NaOH का सोल्यूशन लग जाए। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, वो सोल्यूशन फेंकूंगा और नए सिरे से 100 ml ब्यूरेट में क्या करूंगा, दोबारा से पूरा का पूरा NaOH भरूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, आप सूखा ग्लास लो, 100 ml पानी डालो और पी लो, तो क्या आपकी बॉडी में पूरा 100 ml पानी गया क्या? नहीं, कुछ पानी ग्लास की सरफेस पे रह गया, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पानी जाए, तो मैं पहले ग्लास लूंगा, वो ग्लास को पहले ही पानी से भिगा लूंगा, है ना, उसको ऑलरेडी पानी में डाल के निकाल लूंगा। मतलब ग्लास की सरफेस पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। अब मैं उसमें 100 ml पानी डालूंगा और पीऊंगा, ठीक है। तो एज कंपेयर टू पहले की कंडीशन, मतलब ड्राई ग्लास के कंपैरिजन में अगर मैं देखूंगा तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे उसको रेंस करेंगे, ठीक। ये प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक। एक दो चीज़ें और बताता हूँ मैं आपको। अब जैसा अपना ब्यूरेट रहता है, ये मान लीजिए हमारा ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट पे रीडिंग रहती है, ठीक। ये मान लेते हैं कि ये 100 ml का मार्क है, मतलब यहाँ तक आपने भर लिया, 100 ml हो गया। तो जब अपन वाटर या ऐसा कोई एक्वियस सॉल्यूशन डालते हैं तो आप देखो कि मेनिस्कस बनती है इस तरह से। मेनिस्कस किसको बोलते हैं? तो ये मान लेते हैं ये आपकी ब्यूरेट का सरफेस है, तो जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन को इस कलर में बनाते हैं अपन, तो जो या फिर ये आपका ब्यूरेट है और ये जो रहता है ना मेनिस्कस, ये इस तरह से रहता है, ठीक है। तो हमारी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से आने देते हैं। ये 100 ml का मार्क है और जैसे ही ये ऐसे आ गया, उनको लगा अपन ने 100 ml भर लिया, लेकिन नहीं, हमको लोअर मेनिस्कस तक भरना है। मतलब ये जो लेवल है ना, ये एक्चुअली यहां आनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए ऐसा, तब ये एग्जैक्टली क्या होगा, 100 ml होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको कैसे मालूम पड़ेगी? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट लेते हैं और ऐसा भरते हैं, ठीक है। मार्किंग इधर है, भर रहे हैं ऊपर से, तो ये भी एरर जनरेट करेगा। सो बेटर मेथड क्या है, ब्यूरेट को आपकी प्रॉपर लेवल पे लीजिए आँख की, ठीक है, एंड देन फिर आप उसमें सॉल्यूशन ऐड कीजिए ताकि आपको लोअर मेनिस्कस प्रॉपर दिखाई दे। अगर आपको मेरे जैसे 2 चश्मे हैं, मतलब चश्मा तो एक ही है, ठीक है, लेकिन लेंसेज 2 हैं, ठीक। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो एक आधा अच्छा इंसान जिसकी आंखें काम करती होगी, ठीक है, उसको दिखा के थोड़ा सा चेक करवा लेना इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दी एरर्स, ठीक है। या जैसे फॉर एग्जांपल अभी लाइट चली गई तो यहाँ पे उतना क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो आप अगर ये काम कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा रोशनी में जाके ये काम किया करो, ठीक है। ऐसे सूरज को देख के मत करना, गलती हो जाएगी,
ठीक। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक, और बहुत सारे लोग तो हमारे, अच्छा चलो ठीक है आगे बताता हूँ। ये हमने कर लिया, 100 ml मैंने NaOH लिया, और जैसे टेक्निक मैंने आपको बताया, अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, NaOH डालता चलूँगा। ठीक, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको एक रेंज मालूम रहती है ना, पुराने हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे हुए रहते हैं, तो उनको मालूम है कि यूजुअली जो रीडिंग आती है भैया वो 40 ml आती है, तो पहले के 10 ml 20 ml तो बस ब्यूरेट खोला, चालू कर दिया। ठीक है, मस्त 10-20 ml भर लिया, और उसके बाद में फिर अब वो धीरे धीरे करने का काम करते हैं। ठीक, ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एरर जनरेट होते हैं। मतलब होता ही है कि जैसे कि भाई उनको बहुत जल्दी प्रैक्टिकल करके जाना है, 2-4 मीटिंग्स हैं वो कंप्लीट करने की है उनको। ठीक, तो वो 1 by 1, मतलब प्रॉपर टेक्निक क्या है, आप आधा ml 1-1 ml डालिए, शेक कीजिए, 1 ml डालिए, शेक कीजिए, इतना टाइम का है उन लोग के पास में, है ना, तो वो फटाफट से निपटा के निकल लेते हैं। सो अवॉइड दिस मेथड्स। अगर आपको प्रॉपर एरर मिनिमाइजेशन करना है तो वो मेथड को फॉलो कीजिए। ठीक है, दैट मेथड इज ड्यू टू सम रीजन। तो इस तरह से भी किया जाता है। और कुछ जो रहती हैं क्या बोला जाए कि महान आत्माएं, वो ऐसी भी रहती है कि वो कुछ करती तो है नहीं, महान आत्माएं वो सिर्फ मतलब करता कोई और है, ये सिर्फ देखने का काम करते हैं। ठीक, मैं बोल रहा हूँ ऐसा, मैंने भी किया हुआ है। ठीक, तो इसमें कोई ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक आध बार चल जाता है। हर बार आपको ये करना नहीं है। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो सीखोगे कब, जब इंडिविजुअली करने का टाइम आएगा देन यू वोंट बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो एग्जाम में कॉपी करना पड़ेगा, वैसा मत करो। ठीक, सो ये एक प्रॉपर मेथड है भैया ना। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं वो धीरे धीरे डालता रहूंगा। एक टाइम जैसे ये न्यूट्रल के नज़दीक आएगा ना, तो फिर क्या होगा, ये कलर चेंज होगा। ठीक, फिर एक टाइम आएगा कि पिंक कलर हो जाएगा, लेकिन वो पिंक कलर जो है ना 2-3 सेकेंड में ही चला जाएगा, तो वो प्रॉपर एंड पॉइंट नहीं है। प्रॉपर एंड पॉइंट क्या है कि जब पिंक कलर आए, लेकिन वो मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए, मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए बना रहे पिंक कलर में, है ना, वो मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए बना रहे। 30 सेकेंड्स के बाद में डिसॉल्व होता है तो चलेगा। ठीक है, मिनिमम 30 सेकेंड्स के लिए बना रहे, अगर ऐसा होता है तो वो आपका करेक्ट रीडिंग है। ठीक है, अब मैं लास्ट पॉइंट की तरफ में चलता हूं, वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। फाइन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कैलकुलेशन वाला पार्ट। एंड कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। वैसे m1v1 इज इक्वल टू m2v2 से भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो ये रहेगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इनटू रिक्वायर्ड मोलैरिटी अपॉन वेट इनटू रिक्वायर्ड मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस फैक्टर हम इसको बोलते हैं। ठीक, वेट इनटू रिक्वायर्ड मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंस फैक्टर अपॉन अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ब्यूरेट रीडिंग, वॉल्यूम, या फिर मैं इसी को क्या बोलता हूँ, ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट जो रहेगा मिनिमम 3 बार जो है वो रिपीट करूंगा, सो दैट कि अगर पहली बार कुछ गलती हुई होंगी तो दूसरी बार में ना हो, दूसरी बार में हुई होंगी तो तीसरी बार में ना हो, एंड देन फिर मैं उसका एवरेज लूंगा। ये एरर्स को कम करने का एक मेथड होता है कि हम सेम सैंपल की मल्टीपल रीडिंग्स लेते चलते हैं। ठीक है, तो ये बात अपन आगे भी करेंगे जब हम एरर्स की बात करेंगे। इसमें W क्या है, तो W है बेटा आपका वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड कितना लिया, तो इस केस में हमने 1 ग्राम लिया। ठीक है, RM क्या है, तो RM का मतलब है रिक्वायर्ड मोलैरिटी, मतलब आप कितनी मोलैरिटी चाह रहे थे जब आपने बनाया, तो आपका डिमांड कितनी मोलैरिटी का था, तो हमारा डिमांड था 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने का। ठीक, उसके बाद में हम चलते हैं, V जो रहता है ये रहता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज्ड। ठीक है, इसको सिंपली आप क्या बोलोगे, ब्यूरेट रीडिंग, जो हम कैलकुलेट करते हैं कितना ml लगा वो पिंक कलर आने तक के। ठीक, एंड देन इक्विवेलेंस फैक्टर जो रहता है, इक्विवेलेंस फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंस फैक्टर जो रहता है ये ऑलरेडी नोन वैल्यू है जो बताती है कि कितना ग्राम, ठीक है, या फिर 0.1 ml या 0.1 मोलर NaOH का 1 ml अप्रोक्सीमेटली
कितना ग्राम होता है, तो 0.0204222 समथिंग ऐसा वैल्यू है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 0.020422 ग्राम्स ऑफ PHP। ये वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड बुक में दी हुई रहती है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी बता रहा है कि अगर मैं 0.1 नॉर्मल NaOH का 1 ml लेता हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो 1 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.20422 ग्राम्स, ठीक। तो इसके हिसाब से जो मैं ब्यूरिट रीडिंग्स लूँगा तो वो कितना रहेगा, तो वो हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो आपने टाइट्रेशन किया, पहली बार में आपने 39 ml यूज़ किया, दूसरी बार में 40 यूज़ किया, तीसरी बार में 41 यूज़ किया, ठीक है। मीन या एवरेज निकाला तो एवरेज ब्यूरेट रीडिंग आ गई आपकी 40, यानी V का वैल्यू आ गया 40, ठीक। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रखता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलते। PHP कितना लिया था अपन ने, 1 ग्राम लिया था। मैं कितनी मोलारिटी चाह रहा था, तो मैं चाह रहा था 0.1 मोलर मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, रिक्वायर्ड मोलारिटी अपॉन ब्यूरेट रीडिंग कितना आया रे भाई, ब्यूरेट रीडिंग 40 था, ठीक है। और इक्विवेलेंस फैक्टर कितना है, तो इक्विवेलेंस फैक्टर है 0.0204222 ग्राम्स, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 0.122 मोल्स, ठीक है। अब ध्यान रखो, मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था वो कितना होना चाहिए था, 0.1 मोलर होना चाहिए था, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू होगी या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। बट एक्चुअल में वो सॉल्यूशन कितना बना, वो बना 0.122 मोलर, यानी इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुआ है, NaOH आपने गलती से ज्यादा ले लिया। अगर यही वैल्यू 0.09 मोल्स के आसपास में आती, मतलब 1 मोल से कम है, ठीक है, इसका मतलब वो भी एरर है। आ रही है बात समझ में। तो ये इसलिए हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू जो रहे उसकी पता चले कि भाई मैंने थ्योरेटिकली तो 1 मोलर 0.1 मोलर बनाया था, थ्योरेटिकली तो मैंने 0.1 मोलर कैलकुलेट किया था 4 ग्राम लेके करना है करके, बट जब मैंने बनाया तो एक्चुअल में वो सॉल्यूशन कितना बना, 0.09 मोलर बना या फिर 0.122 मोलर बना। फिर आप देखोगे जब आप टाइट्रेशंस करते हो तो हर किसी की रीडिंग्स अलग अलग आती है, ठीक है। इसका मतलब हर किसी से होने वाली मिस्टेक्स, एरर अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्टेन्ड वैल्यू के अंदर में, मेजर्ड वैल्यू के अंदर में, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड, यानी इतना होना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आता है इसी को हम बोलते हैं एरर, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक। सो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। इस तरह से हम अपने सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, प्रिपेयर करते हैं और स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स जो है टेक्निक हर किसी में ऑलमोस्ट सेम रहेगी, नेचर ऑफ रिएक्शंस चेंज होता रहता है। यहाँ पे एसिड बेस टाइप का रिएक्शन था, उस हिसाब से अपन ने इंडिकेटर यूज़ किया है, ठीक है। ये और एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर में डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज टेक्निक जो रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरर से रिलेटेड। थैंक यू।